हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। आपके यहाँ का मौसम का हाल मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह हम मैट्रिमोनियल विवाद पर बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक मामला मेरे प्रकाश में आया जहाँ पर पत्नी ने यह आरोप लगाया अपनी कंप्लेंट में पति के ऊपर कि भाई जो भी हमने शादी में खर्चा किया वो तो किया ही किया, उसके अलावा 2 करोड़ रुपए नगद दिया। अब पति ने इससे व्यथित होकर कि भाई ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए नगद दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनकम टैक्स विभाग में उनकी वित्तीय स्थिति की जांच के लिए कंप्लेंट डाल दी और मामला हाईकोर्ट में गया तो उसकी याचिका में यह था कि भाई विभाग को इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। बट हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा इससे पता नहीं चलता इससे तुम्हारे कौन से अधिकार का हनन हुआ है, और मामले को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वैवाहिक झगड़े से उत्पन्न विवाद है और उसी के अंतर्गत ऐसा किया गया है, तो कोई भी राहत नहीं दी गई। अब दोस्तों, बात आती है कि आपके मामलों में कई बार ऐसा होता है कि वाइफ की तरफ से ये लिखा जाता है कि भाई इतना दहेज दिया उतना दहेज दिया, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप इनकम टैक्स विभाग में बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स के अपने रूल्स हैं, अपने नियम हैं, उनके अगेंस्ट वो लोग जाकर के सब चीज़ें लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनल उस पर इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा और कब करेगा, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इवन नॉर्मल मामलों में भी ना, जब कभी आपके पास नोटिस आता है इनकम टैक्स का, तो आप देखते हो कि 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शन का नोटिस आज के समय पे आ रहा है, क्योंकि पेंडेंसी वहां पे भी बहुत ज्यादा है। तो ये उम्मीद करना कि भाई हम कंप्लेंट डालेंगे और एकदम से कुछ हो जाएगा, और हो जाता है तो यू आर लकी पर्सन। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अभी हो सकता है हो लेकिन कुछ टाइम के बाद हो। तो अगर आप इस प्रोसेस में जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रख करके चलना है दोस्तों। अब इसके बाद फिर मुद्दा आता है कि अगर पत्नी ने अपनी कंप्लेंट के अंदर यह लिखा है कि उसने दहेज दिया था, तो डीपी एक्ट के अंतर्गत जाकर के हम उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा हम केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन डीपी एक्ट के अंतर्गत भी प्रैक्टिकली आपका केस स्टैंड नहीं हो पाता, वहां पे एक एक्सेप्शन दी हुई है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत आपका जो केस है वो खारिज हो जाता है। तो अब बात आ गई कि यहां पे भी कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आप, मैंने बहुत बार आपको बताया है, मैट्रिमोनियल मुद्दों को उठा करके ले जाएंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ चाहिए तो मैट्रिमोनियल के आगे जाकर के आपको सोचना होगा। आपको देखना होगा कि उन लोगों की तरफ से कौन से क्राइम कंडक्ट हुए, और केवल उस पर्टिकुलर क्राइम पे ही फोकस करना होगा, ना कि मैट्रिमोनियल चोर्स पर कि रोज परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी, मम्मी को ऐसा बोलती थी और पापा को ऐसा बोलती थी। ये सब चीजें लिखोगे, कोई केस आपका चलेगा नहीं, किसी केस को आपको वेटेज नहीं मिलेगी। तो मेन क्या है, अगर उन्होंने कोई क्राइम कंडक्ट किया, आपको थ्रेट किया है, आपके साथ मारापीटी करी है, आपसे किसी प्रकार से पैसे का लेन देन है और आपके पास उसके प्रूफ है, मतलब इस प्रकार की कोई चीजें जिससे पता चलता हो कि उन्होंने कोई फ्रॉड कमिट किया है, या उन्होंने कोई मार पिटाई करी है, या किसी अन्य प्रकार का कोई क्राइम किया है। अब जब आप ये केस लेकर के जाएंगे उनके अगेंस्ट, तो केस भी आपको ऐसे लेकर के चलना है कि आपका पूरा फोकस केवल उस क्रिमिनल इंसिडेंट पे होगा जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तब इन लोगों पे कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैट्रिमोनियल में जाओगे तो चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपके पक्ष में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह सोचना है कि उनकी कमजोर कड़ी क्या है। हर किसी इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, आप उस कमजोरी को पकड़ो, और जब आपको वो कमजोरी मिल जाए तो उस कमजोरी का फायदा उठाओ। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आप और बंदा कोई देखो उनसे जो प्रताड़ित हो, हैरेस्ट हो, उस बंदे को अपने साथ लो और दोनों मिल करके आप काम करो। ऐसे बहुत से मामलों में हमने देखा जहां पर एक ही घर में दो दो केस चल रहे हैं। तो आपकी जो पत्नी है, उसका मान लो कोई भाई है, उसका अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स चल रहा है या कोई मैटर चल रहे हैं, तो उसकी पत्नी से आपने कांटेक्ट किया, वहां से आपको बहुत सारे इनपुट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी आप कर सकते हैं। यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जो कहावत है, इसको चरितार्थ करके आप काफी लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, डीवी एक्ट का जो केस होता है वो आप अपने घर की सभी महिलाओं के द्वारा, जहां पे भी वो महिलाएं रहती हैं, उस पर्टिकुलर स्थान पे करवा सकते हैं कि इनके द्वारा आपको ये परेशानी हो रही है। उसमें जरूरी नहीं है कि फिजिकल अब्यूज हो, अगर है तो ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिजिकल अब्यूज के साथ साथ और जिस भी तरह से आपको प्रताड़ित किया गया, आपके घर की महिला प्रताड़ित हुई हैं, वो सब लिख करके एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप अपने प्लेस पर, यानी जहां महिलाएं रहती हैं, वहां पर फाइल कर सकते हैं। अब 3-4 केसेस जब उनके ऊपर भी अलग अलग जगहों पे पड़ेंगे, एक बैंगलोर में, एक कोलकाता में, एक दिल्ली में, तो डेफिनेटली चीजें ठिकाने पे आ जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही करनी होती हैं। यानी आपकी एफआईआर हो चुकी है, अब आप ये सब चीजें कर दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दो, वो भी गलत है। तो इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको काउंटर केसेस कब करने चाहिए, उसके लिए सही समय क्या होता है। तो उसके लिए जो सही समय होता है, उसी सही समय पे आपको आगे बढ़ना है। और जब आप सही समय पे सही स्टेप लेते हैं तो उसका सीधा फायदा आपको मिल जाता है, और कहीं ना कहीं आपका रीजनेबल अमाउंट पे सेटलमेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं।
तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।